चलिए, हम कोर्स में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से एमसीक्यूज कवर करते जा रहे हैं। और लास्ट में जिन भी बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर सिलेबस खत्म करें, थ्योरी वाला एमसीक्यू वाला, मैं उनको यही बोलूंगा कि एमसीक्यूज कवर करते चले, जितना हो सके एमसीक्यूज पढ़ें, रिवाइज करें। यही आपका कोर्स होना है, यही आपका एग्जाम निकाल के देगा। एकदम थ्योरेटिकल वे में पूरा सिलेबस खत्म करने की सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा मैंने बोला अकाउंट्स और ऑडिटिंग, ये 35-35-70 मार्क्स का है। इस पे जितना ज़्यादा हो सके पकड़ बनाने की कोशिश करें आप। और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, देखो मैनेजमेंट में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, संभावित है, वो कोऑपरेटिव एक्ट है। तो कोऑपरेटिव एक्ट के भी मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब संभावना ज़्यादा है, भले एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाना है, लेकिन संभावना मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ कि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर है। चलो, एमसीक्यूज कवर करते चले, इसके पीछे आपका थ्योरी भी कंसेप्ट बिल्ड होते चलेगा। पहला सवाल, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओपनिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ। निर्माण व्यवसाय की पुस्तकों में प्रारंभिक स्टॉक में क्या क्या शामिल होता है। नॉर्मल जब हम लोग किसी ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो क्या होता है, वो माल बेचता है और माल खरीद के लाता है, फिर उसी को ही बेचता है, यही सिस्टम चलते आता है। ठीक है। तो उसके पास जो स्टॉक होता है वो सारे के सारे फिनिश प्रोडक्ट वाले स्टॉक होते हैं। मैं बड़ा डीलर हूँ, होलसेल में खरीदता हूँ, रिटेल में बेच देता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास फिनिश स्टॉक, फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्टॉक रहता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले में, ओपनिंग स्टॉक में, मैन्युफैक्चरिंग में वो तो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसके पास रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, उसके पास डब्ल्यूआईपी भी हो सकता है, बी वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, उसके पास फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चलो, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, देन जब समायोजित क्रय तलपट में डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है तब क्या होता है। तो देखो, सबसे बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब है कि भैया आपके परचेज में, आपने जो परचेज किया था उसमें आपने ओपनिंग स्टॉक को जोड़ भी दिया और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया। एडजस्टेड परचेज का मतलब यह है कि आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है परचेज में ही। यही एडजस्टेड परचेज है। तो जब ये हो जा रहेगा तो डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जब शो हो रहा है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्ट हो चुका है। तो इसका आंसर होगा बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डू नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। दोनों ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए है। क्लियर। अभी मैं बता दूं, जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, ये आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। 5,000 रुपए का कोर्स है, बट ये डिस्काउंट में 29 रुपए अवेलेबल हो रहा है, और उसमें भी आपको एडिशनल 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। SPC 40, ये एसपीसी स्पेशल 40, ये कोड, कूपन कोड अप्लाई करिए, 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये लिमिटेड टाइम के लिए, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये कोर्स ही अनपब्लिश हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम है। अब फिर बहुत ज़्यादा आप 1-2 दिन पहले खरीदोगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। और मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज मस्ट है लेना। वो हो सकता है उसमें आपका फायदा, मेरा फायदा, दोनों शामिल हो। ये आपके फायदे की ही चीज़ है। ये टेस्ट सीरीज लेना, इसके 1500 क्वेश्चंस रट देना हो बहु। ठीक है। टेस्ट दिलाना, ये मत सोचो कि मैं तैयार कर लूंगी, पूरा पढ़ लूंगी, सिलेबस खत्म कर लूंगा, उसके बाद दिलाऊंगा, वैसा नहीं। वो फिर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसको दिलाएगा। 25 टेस्ट है, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। 20 सब्जेक्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। तो सारे 1500 एमसीक्यूज है टोटल, वो सबको सब आप रट दीजिएगा। ठीक है। चलो, कैसे कोर्स परचेस करेंगे। एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहां से डाउनलोड करना। और ये इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम अभी ब्लॉक हो गया तो अपन इस पर पीडीएफ वगैरह भी नहीं डाल पा रहे हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, तो इंस्टाग्राम अभी फॉलो कर लीजिए, है ना, हम हो सकता है उसके माध्यम से जुड़े। और व्हाट्सएप चैनल भी है योगेन साहू क्लासेस करके, आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। अभी हो सकता है उस पर कोई नए फीचर तलाश रहे हैं, तो व्हाट्सएप हमारे कनेक्ट होने का एक माध्यम बन सकता है, उस पर जाते हैं। ठीक है। चलो, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर कौन है। देखो, ओनर इंटरनल यूजर है, कंपनी का ओनर है, बिजनेस का ओनर है, वो तो इंटरनल यूजर हो गया। मैनेजमेंट भी उसी के कंपनी के हैं, एम्प्लॉयज भी उसी के कंपनी वाले हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये बस एक्सटर्नल यूजर है, भाई उपयोग करता है। व्यवसाय इकाई उस व्यक्ति से पृथक एवं स्वतंत्र होती है जो उसमें पूंजी लगाता है। यह किस पर आधारित है। बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। योगेन साहू अलग है, योगेन साहू क्लासेस अलग है। स्टेट द केस में द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अप्लाइड। वह स्थिति बताइए जहां गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लागू होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो, गोइंग कंसर्न कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस चलते जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में हमारा बिजनेस जो है चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन बताते हैं, जब किसी उद्यम की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई हो और वो उद्देश्य प्राप्त हो चुका है या शीघ्र प्राप्त होने वाला है। ये नहीं भैया, ये तो फिर आप ज्वाइंट वेंचर जैसा कंसेप्ट हो गया, ये गोइंग कंसर्न वाले में नहीं आएगा। जब परिसमापन की जाने वाली कंपनी में रिसीवर और लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है, ये तो समाप्ति होने वाला है, तो गोइंग कंसर्न चलते जाने वाली बात ही नहीं है।
स्थायी परिसंपत्तियां व्यवसाय में आय अर्जित करने हेतु प्राप्त की जाती हैं और पुनर्विक्रय के लिए नहीं होता। ये जो पॉइंट है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को दिखाता है। क्यों? क्योंकि मैं फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूँ, मैं ये बोर्ड खरीद रहा हूँ, तो इस साल के लिए नहीं, इस कोर्स के लिए नहीं कि मैं ऑडिटर का एग्जाम कवर कराऊंगा, देन ये बोर्ड किसी काम का नहीं है। ये मैं बोर्ड, ये सेटअप लेके आया हूँ, मतलब ये 4-5 साल चलने वाला है। तो फिक्स्ड एसेट खरीदना ये दर्शाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, ठीक है। और ये बेचने खरीदने के लिए नहीं होता है। व्हेन एन एंटरप्राइज डिक्लेयर्ड सिक, तो ये तो भैया तुरंत खत्म करने वाला, सिक सिक हो गया, खत्म हो गया, कहानी उसकी समाप्त हो गई। तो हमारा ऑप्शन है सी, सही आंसर सी है। If two or more transactions of the same nature are generalized together, having either the debit or credit account, common is known as compound entry। समझते हो कंपाउंड एंट्री? जनरल कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होता है? जैसे मुझे सैलरी पे करने थे, सैलरी अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया भैया। रेंट पे करना था, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और एक साथ पे कर दिया कैश। कितना कितना? सैलरी 10,000 पे करना था, ये 5,000 पे करना था, 15,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया। इसको बोलेंगे अपन कंपाउंड एंट्री। तो देखो, जो सेम नेचर का था, पेमेंट वाले, एक्सपेंस वाले, सैलरी और रेंट, दोनों को एक साथ डेबिट कर दिए। तो टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जनरलाइज्ड, यदि समान प्रकृति के दो या दो से अधिक लेन देन एक साथ जन्म में दर्ज किए जाए और उसमें डेबिट या क्रेडिट खाता समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हर बार आपको थोड़ा नया मिलेगा। हर बार मैं जो क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ये चाहे अकाउंट्स के कोर्स में जितने भी करा रहा हूँ, 7वें नंबर का तो ये, फिर 2 अलग से पीवाईक्यूज मैंने डाले हुए हैं, 2 वीडियोस उसके हैं। सब में आपको ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अलग अलग। कुछ पुराने घिसे पीटे भी कराता हूँ ताकि थोड़ा रिविजन बने रहे, रिवीजन बने रहे। लेकिन हर बार आपको कुछ नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा, नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि जारी किया गया चेक बैंक मिलान विवरण की स्थिति तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो पासबुक के अनुसार शेष राशि क्या होगा? पासबुक के अनुसार मुझे ये बताओ, कैशबुक में और ये पासबुक में, कैशबुक में मेरा 10,000 रुपये राशि दिख रहा है, बैलेंस है ना, पासबुक में भी 10,000 रुपये दिख रहा है। अब मैंने एक चेक फाड़ के दे दिया 2,000 रुपये का, और मैं अपने यहाँ से डिडक्ट कर लिया, मेरे में बैलेंस 8,000 रुपये दिख रहा होगा। लेकिन जो 2,000 रुपये का चेक जिसको दिया ना, वो जाके प्रस्तुत ही नहीं किया है, तो अभी भी उसके खाते में 10,000 का ही बैलेंस दिख रहा होगा, हाँ कि ना? तो मेरा बीआरएस बना लिए और अभी तक वो एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका ये मतलब कि जो कैश बुक है वो कम दिख रहा होगा, पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा। तो पासबुक के अनुसार शेष राशि, पासबुक के अनुसार शेष राशि हायर देन द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक बाय द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक, अप्रस्तुत चेक की राशि के बराबर नगद पुस्तक की शेष राशि से अधिक दिखाई देगी। क्लियर है क्या? ये भी बहुत अच्छा सवाल। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अपन नीचे करेंगे, है ना? ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू नीचे देखेंगे। व्हेनेवर एरर आर नोटिस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे शुड बी रेक्टिफाइड, जब भी लेखांकन अभिलेखों में त्रुटियां दिखाई दें, उन्हें कब सुधारा जाना चाहिए? कब सुधारा चाहिए? लास्ट में नहीं, विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड। कुछ गलती मालूम चल गई, तुरंत सुधार दो ना, इंतजार क्यों करोगे साल के अंत में करूंगा करके? ये सब नहीं करने का। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, कौन कौन पार्टी होते हैं? तीनों इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर में, यानी कि जो क्रेडिट सेलर है, क्रेडिट में जो सेल कर रहा है, ठीक है, क्रेडिट सेल करने वाला व्यक्ति ड्रॉयर है, सेलर बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको सेलर हो गया। ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है? जो भैया उधारी लग रहा है, उधारी लगने वाला ड्रॉई। और पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलता है। पेई मतलब जो जिसको पेमेंट मिल रहा है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। राजस्व प्रकृति के सभी व्यय एवं प्राप्तियां कहाँ लिखी जाती है? ऑल द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर गो टू, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या पिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो एदर ए और बी, ऑप्शन डी सही आंसर। जब ग्राहक माल वापस करता है तो उसे क्या भेजा जाता है? मैंने आपको कोड बताया था, पीडी और एससी, पेन ड्राइव और एससी करके रखना। पी से रखना परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू किया जाता है, और सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या पूछा? डैश इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न द गुड। जब देखो हमारा कस्टमर कौन है, हम कस्टमर कैसे बनेगा? जब हम सामान बेचेंगे तब जाके मेरा कस्टमर बनेगा। तो मैंने कस्टमर को सेल किया और कस्टमर ने मुझे वापस भेजा, मतलब वो सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट कस्टमर को हम भेजेंगे, ठीक है। नोटिंग चार्ज आर पेड एट द टाइम ऑफ डैश बिल, मतलब बिल के डिसऑनर के समय ही नोटिंग चार्ज भुगतान किया जाता है, डिसऑनर के टाइम, ठीक है। तो 12 का सी आंसर है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एक्सपेंडिचर। देखो डिफर्ड रिवेन्यू थोड़ा एक्स्ट्रा देख के इसको मत मार देना। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं बता दूं आपको। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हैवी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया, एक टाइम वन टाइम पेमेंट हो गया, और हैवी एक्सपेंडिचर है जिसको हमको समय के साथ लाभ मिलेगा, ठीक है, समय के साथ उसका लाभ मिलेगा हमको, समय जैसे जैसे बीतते जाएगा, वो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेप्रीसिएशन दरअसल एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, पहला तो कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम उसको हर साल राइट ऑफ करते हैं कि नहीं करते? तो 13 का आंसर ए है, ना कि बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश फॉर द बिजनेस। देखो अगर मैं
अपने बिजनेस से, योगेन साहू क्लासेस से मैं अपना पैसा निकाल रहा हूँ 1 लाख रुपए, और उसमें मेरे को 10% ब्याज देना पड़ रहा है 10,000। मेरे नजरिए से वो नुकसान है 10,000, लेकिन वो 10,000 जा किसको रहा है? योगेन साहू क्लासेस के। तो योगेन साहू क्लासेस के खाते में जा रहा है, तो योगेन साहू क्लासेस के लिए वो तो फायदा है। तो ये गेन है, ठीक है। 14 का आंसर क्या है? सी, गेन। क्लियर है? गेन। द अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिटेड टू बी वुड इफेक्ट। देखो पैसा मिला, द अमाउंट ऑफ रुपीज 200 रिसीव्ड फ्रॉम ए, तो क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एक, टू बी वुड इफेक्ट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू हमको क्या मिल के किससे मिला? बी, कैश अकाउंट डेबिट टू। लेकिन हमको रिसीव्ड फ्रॉम ए, सॉरी, ए, ओके, एक मिनट रुको। ए से प्राप्त 200 रुपए, ठीक है, कैश टू ए, यदि बी के खाते में जमा कर दिया जाए, ठीक है, बी टू कैश, ए टू बी। ए से पैसे प्राप्त होने थे और हमको बी को देने थे, बी टू कैश करने थे। अगर हम ए से मिले पैसे को डायरेक्ट बी के में क्रेडिट कर दिए, तो ए और बी दोनों को खाता इफेक्ट होगा, अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ। चाहे उसका समान दोनों कंबाइन एंट्री कर दो तो भी ए और बी खाते इफेक्ट होगा, अगर सेपरेट एंट्री मेंटेन करेंगे तो भी इफेक्ट होगा। In dash method, depreciation is charged by allocating depreciable cost in proportion of the annual output to the probable lifetime output. डैश विधि में मूल्यह्रास योग्य लागत को वार्षिक उत्पादन और कुल अनुमानित जीवन काल उत्पादन के अनुपात में आवंटित किया जाता है। देखो एक मेथड होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। मान के चलो मैं कोई मशीन लेके आया हूं जो 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकती है। कितना? 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकती है। अब पहले साल मैंने कितना कर दिया? एनुअल आउटपुट मैंने दे दिया 15,000। कितना? 15,000 आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगना चाहिए पता है? 15,000 तो मैंने इसी साल कर लिया, टोटल वो आउटपुट दे सकता था 75,000, तो इंटू 100 कर दो, ये 0 कट गया, ये 5 से कट गया, 20%। 20% मेरा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड के हिसाब से होता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू, सब ओल्ड पार्टनर के खाते में जाएगा। जो पुराना नफा नुकसान है, नए वाला आ रहा है तो पहले अपने हिस्से में बांट लो भैया। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A suspense account facilitate the preparation of dash even when the dash has not tell। देखो सस्पेंस अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। तो जब ट्रायल बैलेंस हैज नॉट टेल, यानी कि ट्रायल बैलेंस का जब मिलान नहीं हुआ है, तो भी सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण बनाने के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस हो नहीं रहा भाई, हम सस्पेंड अकाउंट खोल दिए, अभी क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगा तब उसको एडजस्ट कर देंगे। अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो 17-18 का आंसर बी है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर में पोस्टिंग करना। 20वां क्वेश्चन देखो, लेखांकन में लेन देन का अभिलेखन तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कुछ मानदंडों का पालन किया जाता है, ठीक है। वो मानदंड क्या है, वो इसी के बारे में पूछेगा वो। अकाउंटिंग है सर्टेन नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व्ड by the accounting recording of transaction and preparation of financial statement. These norms reduce the vagueness and chances of misunderstanding by harmonizing the varied accounting practices. Those norms are, कुल मिला के पूछना चाह रहे कि नॉर्म्स को क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए अभी लंबा चौड़ा केस स्टडी का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। आरपीजी लिमिटेड ने एक सामान खरीदा 50,000 रुपए का 1 अप्रैल 2009 को। उसमें और क्या क्या खर्चा आ गया? 2,000 फ्राइट का हो गया, फ्राइट एंड कार्टेज का हो गया, और 3,000 रुपये और खर्चा हो गया इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो 55,000 खर्चे हो गए, ओके। द मार्केट प्राइस 60,000 है एंड द अकाउंटेंट वांट टू डिस्क्लोज द मशीनरी ऑफ 60,000 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर द ऑडिटर एम्फसाइजेस दैट द मशीनरी शुड बी वैल्यूड एट 55,000 अकॉर्डिंग टू। देखो अकाउंटेंट बोल रहा है 60,000 में डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन ऑडिटर बोल रहा है 55,000 में किया जाना चाहिए। तो 55,000 रुपए में किस लिए करोगे? कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के आधार पर। ये क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? कि भैया जितने में तुमने माल खरीदा, जितने रुपए उतने में ही वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलिए, श्री ए ने 1 जनवरी 2009 को 5 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान उन्हें 1 लाख का माल उधार खरीदा तथा उसी माल का 80% लागत पर 20% लाभ देकर बेच दिया। वर्ष 2009 के अंत में तलपट में दिखाया जाने वाला प्रारंभिक स्टॉक क्या होगा? देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये दुनिया भर का कैलकुलेशन बताया, लेकिन पूछा क्या उसने देना। बच्चों को ध्यान दिया करो। ए ने 1 जनवरी 2009 को बिजनेस स्टार्ट किया और पूछ रहा है कि वर्ष 2009 में ही साल के अंत में प्रारंभिक स्टॉक क्या होगा। अरे पहली बार मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? अगले साल का ओपनिंग स्टॉक जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो जरूर बन जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास एक भी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखना चाहिए, तो आंसर इसका नील हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सन्ड्री डेटर, डेटर है मेरे 55,200 के 31 मार्च 2010 को 55,200 का, ठीक है, डेटर है। बैड डेप्ट हो गया बोल रहा है 200 रुपए का, ये लो 200 रुपए माइनस कर दिए, 55,000 रुपए मेरे पास बचा।
फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर टू बी मेड ऑन डेटर 5%, मेरे को प्रावधान बनाना है कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है। तो 5% का बैड डेट जो हो गया 200 रुपये हटा दो उसको, 55,000 का 5% निकालोगे, यानी कि इंटू 5/100, ये 20, ये 20 कट जाएगा, 50, 55, 25, 5, 25, 27, 2,750 रुपये का बैड डेट बनेगा, ठीक है। आगे जो बोला ना कि डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाना है 2% का, तो डिस्काउंट से क्या लेना देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट में डिस्काउंट का 2% क्या लेना देना, ठीक है। तो वो स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लेके आएंगे 2750। एक फर्म ने एक जन को 40,000 में 5 साल 5 वर्ष की लीज खरीदी है, वह 5% वार्षिक ब्याज दर मानते हुए एन्युटी मेथड से मूल्यह्रास लिखना चाहती है। इसके लिए वार्षिकी गुणांक 0.230975 है। वार्षिक मूल्यह्रास की राशि क्या होगी? एन्युटी मेथड में देखो, एन्युटी का जो कैलकुलेशन है वो आपको दे दिया निकाल के, और आपको नहीं बोलेगा निकालने, उतना थोड़ी टाइम है कि आप निकालते हैं, वेटरन आपको कैलकुलेटर दे रहा है, तो ये पॉइंट जरूर देगा। तो ज़्यादा ताम झाम नहीं करने का, 40,000 रुपये का है और 5% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसका पूरा कैलकुलेशन एन्युटी वाला निकाल के दे दिया है, कितना, 0.230975। ये मैं अमाउंट 4 ऑप्शन देख के ना मैं इजीली बता सकता हूँ, आपको आंसर 40,000 इंटू 0.23 करके करना है। अमाउंट देख के बता सकता हूँ, ये 8,000 नहीं होगा, क्यों, देखो 40,000 इंटू 0.23 समथिंग मेंटेन करना है ना, इसका 0.28 होगा, तो 8,000 से ज़्यादा ही आंसर आना है 0.23 में। 8,000 होगा नहीं, 2,000 होगा नहीं, 6,000 होगा ही नहीं, ऑप्शन क्या बचता है, 9239। ऐसे आप गैस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 9,239 रुपये। 31 मार्च 2010 को मशीन का शेष मूल्य 72,900 रुपये है, मूल्यह्रास घटाने के बाद। 1 अप्रैल 2007 को खरीदी गई थी और उस पर 10% WDV के हिसाब से लगाया जाता था, ओके। 1 अप्रैल 2007 को मशीन की लागत क्या होगी? मैं मान के चलता हूं कि 1 अप्रैल 2007 को उस मशीन की लागत ₹X थी, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर मैं 10% किसी चीज का डेप्रिसिएशन घटा दूं, तो अब मुझे जो वैल्यू बचनी है वो कितने परसेंट बचेगी, 90% बचेगी क्या? मतलब 1 अप्रैल 2007 से लेके 1 साल बाद की स्थिति में मेरे पास इतना वैल्यू बच रहा होगा। फिर 1 साल और डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, 2007 से 2008 पहुंच गया अपन, 2008 पहुंच गए, अब 2009 लगाता हूँ, तो 9 में भी कितना हो जाएगा, उसका 10% और घटेगा और मेरे पास 90% बच जाएगा। फिर 2009 के बाद 2010 तक की स्थिति भी मैं देखूं, तो भी इसमें 10% घटा के मेरे पास कितना बचेगा, 90% बचेगा। और ये वैल्यू कट कुटाई के आज डेप्रिसिएशन घट कुटाई के कितना हो गया, 72,900 रुपये हो गया, 72,900। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लो भैया। तो ये x बराबर, ये सब में 10 कट जाएगा, ये x बराबर 72900 इंटू 1 2 3 3 ठोक 0 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 9 इंटू 9 आ जाएगा। ये मैं बता दूं, 9 इंटू 9 ये 9 क्यूब 729 ही आता, तो एक कट जाएगा, 1 0, और ये 1 लाख रुपए इसकी राशि होगी। 1 अप्रैल 2007 को 1 लाख रुपए की इसकी राशि रही होगी, जो डेप्रिसिएशन करते 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 72,900 है। अगर समझ नहीं आया कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, 1 लाख में 10% घटाओ, फिर अपने पास 90,000 रुपए का वैल्यू बचेगा। 90,000 में 10% 9,000 और घटा दी, 81,000 बचेगा। 81,000 का 8,100 घटाओगे, 72,900 बचेगा। एक कंपनी का नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, डायरेक्ट याद कर लेना, 20 साल से ज्यादा का नहीं इशू कर सकता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं फिलहाल। ई लिमिटेड ने 14,000 शेयरों के, इसको देखो, ई लिमिटेड ने 14 शेयरों के आवेदकों को अनुपातिक आधार पर 10,000 शेयर आवंटित किए, ठीक है। ये प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है। प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब 10,000 लोग को हमने 14,000, सॉरी 14,000 अप्लाई किए थे, तो उसको 10,000 दिए, यानी कि लगभग लगभग 10/14 का रेशियो है। एप्लीकेशन पर अमाउंट कितना रुपए बोल रहे हैं, 2 रुपए पर शेयर है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है, एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए पर शेयर है। एफ ने 420 शेयरों के लिए आवेदन किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एफ ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है, 420 शेयर के लिए। उसको मिला कितना होगा, रिसीव या अलॉटेड वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, अलॉटमेंट उसका कितना किया हो गया, 420 में पूरा थोड़ी दे दूंगा, प्रोरेटा लगाऊंगा, तो 10/14 करूंगा, तो 10/14, 14 से कट गया 30 बार में, तो 300 शेयर उसको अलॉट किया होगा, कितना, 300 शेयर। अब उसने अप्लाई किया 420 शेयर के लिए, उसको मिला 300 शेयर, कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, 120 शेयर का, कितने रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से, तो 240 रुपए उसने ज्यादा दिया है। तो ये सवाल क्या पूछा है, एफ को आवंटित शेयरों की संख्या 300 शेयर आवंटित हुए हैं, और आवंटन राशि के विरुद्ध समायोजन हेतु आगे ले जाई जाने वाली राशि, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा एडवांस मिल गया है 240 रुपए, उसको आगे मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा, उसकी राशि कितनी, 240 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 शेयर और 240 रुपए। क्लियर है क्या? चलिए।
जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, द कॉल्ड अप वैल्यू फॉर पर शेयर ₹8। ठीक है, जेड लिमिटेड ने 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर जारी किए, प्रति शेयर मांगी गई राशि ₹8 थी। अभी कॉल्ड अप कैपिटल, मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, कॉल्ड अप कैप है ₹8 पर शेयर। ए के पास 200 शेयर है, उसने प्रथम कॉल ₹2 प्रति शेयर ना देने के कारण जब्त कर लिए। वो ₹2 बस बेचारा नहीं दे पाया। और क्या बोल रहे हैं, उसने आवेदन और आवंटन राशि ₹6 प्रति शेयर जमा की। ठीक है, तो ₹8 मांगे गए थे, जिसमें ₹6 इसने दे दिया था, ₹2 नहीं दिया था, है ना। अब पूछ रहा है जब्ती पर शेयर पूंजी खाता होगा, जब्ती पर शेयर पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, और कितने अमाउंट से होगा, ये पूछा जा रहा है। मेरी बात समझना, जैसे हम शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, हाँ कि ना, ज्यादातर क्रेडिट होता है। तो देखो जितना हम पैसा मांग रहे हैं, एक बार पैसा मांगे शेयर एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब जब हम पैसा मांगते हैं, तो जितना मांगा गया है उतना ही पैसा ये क्रेडिट होता है, हाँ कि ना। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट उतना ही क्रेडिट होगा जितना हमने पैसा मांगा हुआ है, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल तक का ही क्रेडिट होगा। इतनी सी बात क्लियर। तो जब मेरे को फोर फीचर करना है, जब मेरे को फोर फीचर करना, उसे शेयर वापस लेना है, तो उतना ही अमाउंट डेबिट भी होगा। इस केस में एंट्री क्या होगा पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, ₹8 पर शेयर के हिसाब से। ₹8 पर शेयर कितना है भैया, ₹8, 200 शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ₹1,600। ठीक है, समझ आई बात। अब ये क्रेडिट क्या करूंगा, तो क्रेडिट करूंगा मैं भैया, एक तो मेरे को शेयर फॉर फीचर मालूम चलना है, शेयर फॉर फीचर जो कितना रुपए जब्त करूंगा, जब्त वही पैसा करूंगा ना जो मेरे को मिल गया है। जो पैसा मिला ही नहीं उसको कैसे आप जब्त कर लोगे। इससे पैसा कितना मिल गया, इससे पैसा ₹6 मिल गया, तो शेयर फॉर फीचर में 6 × 2 ₹1,200। और जो मेरे को नहीं मिल पाया शेयर फर्स्ट कॉल का, उसका ड्यू को कैंसिल करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल, वो कितना अमाउंट होगा, ₹2 के हिसाब से 200, ₹400। तो ये एंट्री बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट दे दिए। अब वो क्या पूछा उसको देख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 1600, डेबिटेड बाई 1600। क्लियर है कितना, ठीक है। चलो, RJ&D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 754। ठीक है, RJD पार्टनर थे, डी मर गया 30 जून को। RJD साझेदार है और लाभ 7-5-4 के अनुपात में बांटते हैं। डी की मृत्यु हो गई 30 जून को, 30 जून को मर गए। लेखा वर्ष 2009-10 का लाभ 24,000 रुपए था, साल में उसने 24,000 कमाए। 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक की अवधि के लिए डी के खाते में कितना लाभ जमा किया जाएगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से कंसेप्ट आपका समझ आएगा। मुझे बताओ, ABCD ये पार्टनर थे, कोई एक पार्टनर मर गया, अब काम धंधा बंद हो जाएगा क्या, नहीं, धंधा तो चलते रहेगा साल भर का में। तो साल भर को कुछ प्रॉफिट हो गया, साल भर का कुछ प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट तो पूरे साल भर का है ना, उसमें जो आदमी मर गया तो काम नहीं किया, तो आदमी को पैसा देना, जो मर गया उसको, उसके खाते में पैसा जाएगा जरूर, लेकिन उतना ही अमाउंट जाएगा जितना उसका शेयर है, उसका शेयर जो होगा वो जाएगा, और जिस टाइम तक उसने काम किया वो भी पैसा जाएगा। तो हमको सब कंसिडर करना है। तो 24,000 रुपए में पहले तो ये देखो कि जो कौन मरा है अभी भैया, डी मरा है। तो डी मरा है, तो डी का शेयर कितना था, डी का शेयर था सर 4, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 4/16 इसका शेयर था। ओके, ये क्लियर है क्या। लेकिन इतना दे दूं क्या है, इसको 6,000 रुपए दे दूं, इसमें 6,000 रुपए आ रहा है, और 6,000 ऑप्शन में दिया पहला ऑप्शन, आप वो मार दोगे नहीं। अब भैया उसका महीना भी तो देखो कितने महीने तक का काम किया था, तो उसकी मृत्यु 30 जून को ही हुई है। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने के लिए काम किया है, तो 3/12 आप कैलकुलेट कर दो, 3/12, ये आपको पैसा मिल जाएगा 1/4, और ये 1/4, तो 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6,000 डिवाइड बाई 4 और करोगे 1,500 रुपए। तो डी के हिस्से में केवल केवल कितना जाना चाहिए, 1,500 रुपए, ना कि 6,000। क्लियर है क्या। एक कंपनी अपनी कार डीलरों की बिक्री या वापसी आधार पर भेजती है, ये सेल और रिटर्न बेसिस समझ आता है क्या है, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा। सेल और रिटर्न बेसिस, भैया मैं माल पकड़ा दिया, तेरे को पसंद आ रहा है तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। मैं सेल तब मानूंगा जब तू अप्रूव कर देगा, ये होता है सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ऐसे सभी लेन देन की वास्तविक बिक्री मानकर सेल डे बुक में दर्ज किया जाता है। उसको वास्तविक बिक्री मान लिए, जो कि गलत है, जब अप्रूव होगा तब बिक्री मानेंगे। वित्तीय वर्ष के अंत से ठीक पहले 55,000 लागत वाली 2 कारें बिक्री या वापसी आधार पर भेजी जाती हैं। ठीक है, पर 55,000 की 2 कारें, यानी कि 1,10,000 रुपए का माल उसने भेज दिया, और ग्राहक के खाते में 75,000 प्रत्येक से डेबिट कर दी गई। अब ये तो सेलिंग प्राइस से कोई लेना था नहीं,
उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था, 55,000 रुपए का 2 कार का, ये तो सेलिंग प्राइस है। ग्राहक के पास पड़े माल की लागत क्या होगी, उस माल की लागत 1,10,000 होगी। कैसे, 55,000 रुपए का एक कार है और 2 कार उसके पास पड़े हुए हैं, 1,10,000 रुपए। फिर उससे हमने क्या पैसा लिया, क्या डेबिट क्रेडिट किया, उससे कोई लेना नहीं। ग्राहक के पास पड़े माल, कितना माल पड़ा उसके पास, 2 कार पड़ी है, कितने रुपए कीमत है, कॉस्ट क्या है, 55,000 है, तो 1,10,000 की माल उसके पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, 30 बोल के एक एक्स्ट्रा आपने आपके लिए बोनस क्वेश्चन दे दिए। A second hand car is purchased for rupees 10,000. The amount of 1,000 is spent on its repair. 500 is incurred to get the car registered in owner's name and 1,200 is paid as dealer's commission. The amount debited to car account will be. देखो कार अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, मैंने बोला कोई सेकंड हैंड कार भी खरीद लो लेकिन उसको चलाने के लायक बनाने तक जितना भी खर्चा है सब उसके अकाउंट में डेबिट हो जाता है, सारा सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो कार खरीदे 10,000 का, ओके, उसमें 1,000 रुपए खर्चा किए रिपेयर का, वो भी जोड़ दो, 11,000 हो गया। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाया, वो भी जोड़ दो, 11,500 हो गया। 1,200 रुपए कमीशन भी दे दिया, ठीक है, तो 11, 10,000, 1,000, 11,000, 11,500 में 1,200 और जोड़ दो, प्लस 1,200 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 12,700 रुपए। तो कार अकाउंट में 12,700 रुपए डेबिट होगा। ठीक है, और लास्ट टाइम फिर मैं जाते जाने वाले लोगों को बोलूंगा, भैया जो देख रहे हैं ये योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन है, लास्ट टाइम है, जो चूक रहा है इंसान वो 1-2 मार्क्स से ही चूक रहा है, बहुत मार्क्स से चूक नहीं रहा है। तो बाद में पछतावा ना हो कि कहीं देख लेना था, कहीं थोड़ा सा गाइडेंस ले लेना था, कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कर लेना था, कहीं टेस्ट सीरीज दिला लेना था, वो पछतावा ना रह जाए। ये कोर्स है, आप परचेज कर सकते हो, एप्लीकेशन है, और 8770123687 ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत आ रही होगी। और एक स्पेशल कूपन कोड ऑफर मैंने बताया SPC40, ये अप्लाई कर लेना। 858 लोग अभी तक का अगर मैं डेटा बताऊं तो लोग कर चुके हैं। ठीक है, शुरू में 100 लोगों के लिए किए कूपन अप्लाई, लेकिन अब उसको बढ़ा के 1,000 कर दिए, तो 850 लोगों ने लाभ ले लिया है। आप भी लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।